अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह मेहरान के पास से प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि वो सवाल जो आपसे पास में पेपर में पूछे गए। सो ना क्वेश्चन नंबर 1, इलास्टिक कोलिजन इज द कोलिजन इन विच बॉडीज आर। देखो कोलिजन का मतलब क्या होता है। कोलिजन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो दो बॉडीज़ हैं वो आपस में फोर्स एक्सर्ट करें, उससे हम लोग कह रहे होते हैं कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है? कोलिजन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो बॉडीज़ हैं तो वो दोनों के दोनों बॉडीज़ हमारे पास जो है जितनी भी बॉडीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें, तो उसे बेसिकली हम लोग कह रहे होते हैं कोलिजन। अब जो कोलिजन होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। कोलिजन की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक कहला रहे होते हैं हमारे पास इलास्टिक कोलिजन और एक कहला रहे होते हैं हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास एक ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर हमारे पास बॉडी की काइनेटिक एनर्जीज़ और बॉडी का मोमेंटम हमारे पास कैसा होता है? कंजर्व होता है। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग कह रहे होते हैं इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन हमारे पास ऐसे कोलिजन होते हैं जिसके अंदर हमारे पास बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होती है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, लेकिन बॉडी का हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो हमारे पास कंजर्व होता है। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी के अंदर डाल रहे होते हैं। अब अगर हमारे पास जो दो बॉडीज़ हैं अगर वो आपस में इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो वो दो बॉडीज़ कैसी होनी चाहिए? हमारे पास वो जो दो बॉडीज़ हैं वो हार्ड एंड इलास्टिक होनी चाहिए। देखो हार्ड एंड इलास्टिक क्यों होनी चाहिए? हमारे पास ये दो टर्मिनोलॉजी है, एक है हमारे पास हार्ड और एक है हमारे पास इलास्टिक। पहले हम हार्ड को समझते हैं। अब कभी भी अगर हमारे जहनों में जब हार्ड का वर्ड आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये वो चीज़ होगी कि जो चीज़ सख्त होगी ना उससे हम लोग कहेंगे हार्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ड बेसिकली हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की या किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सकती हो। हार्ड क्या है? हार्ड बेसिकली हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की जो कि डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर सकती हो, अपने अंदर डिफॉर्मेशन ना आने दे। उससे हम लोग कह रहे होते हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? हार्ड है। ओके। और एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग कह रहे होते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ जाए, कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ जाए, उससे हम लोग कह रहे होते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, किसी मटेरियल की, कि उसके अंदर हमारे पास ये एबिलिटी मौजूद है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ सकती है। ओके। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टी में जो बॉडी की रिकवरी होती है ना वो 100% रिकवरी होती है। कि हमारे पास अगर कोई भी बॉडी के ऊपर अगर आप इलास्टिक लिमिट तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी इस बात के ऊपर एबिलिटी है उसके अंदर कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ जाए। तो जब भी हम कहते हैं कि इलास्टिक रीजन में या फिर इलास्टिक एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर बॉडी की जो एबिलिटी होती है वो कैसी होती है? 100% रिकवरी होती है, यानी कि जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापसी आ सकती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमारे पास अगर दो बॉडीज़ के दरमियान में कोलिजन हो रहा है और अगर हमें चाहते हैं कि वो कोलिजन इलास्टिक हो तो वो दोनों की दोनों बॉडीज़ हमारे पास कैसी होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए और इलास्टिक होनी चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 2, द फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ़ द वर्क डन अलॉन्ग द पाथ इज। देखो हमारे पास कोई भी जो फील्ड है ना वो कंजर्वेटिव कब होगी? कोई भी फील्ड के लिए हमारे पास जो है वो फोर्स का होना लाजमी होता है हमेशा। अब देखो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड उस फील्ड को कहते हैं जिसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट हो। और अगर वो जो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये बॉक्स है, अगर ये हमारे पास जो ये बॉक्स है ये हमारे पास एक अदद वर्क डन करे, क्या करे? ये हमारे पास एक अदद वर्क डन करे, लेकिन ये जो हमारे पास वर्क डन हो ना ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो ऑफ दी पाथ फॉलोड के ऊपर, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो ऑफ दी पाथ फॉलोड के ऊपर
तो ऐसे वर्क डन को हम क्या कहेंगे, ऐसे वर्क डन को हम लोग कहेंगे दैट इज, तो ऐसी फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी फील्ड को हम लोग कहेंगे दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास ऐसी फील्ड होती है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे और ऑब्जेक्ट से वर्क डन कराए, और हमारे पास वो जो वर्क डन हो वो इंडिपेंडेंट हो ऑफ द पाथ फॉलोड पे, तो ऐसी फील्ड को हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड, पहली। दूसरी निशानी इसकी ये होती है कि हमारे पास जो वर्क डन हो ना कंजर्वेटिव फील्ड में, हमारे पास जो वर्क डन हो कंजर्वेटिव फील्ड में, वो क्लोज पाथ के लिए क्या हो जाए, वो क्लोज पाथ के लिए हो जाए 0। तो ऐसी भी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी भी प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे दैट इज ये कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर लाई करती है, ठीक है। तो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड में होने के लिए दो प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है। पहली क्या, कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे, ऑब्जेक्ट से वर्क डन कराए, और वो जो वर्क डन हो वो इंडिपेंडेंट हो ऑफ द पाथ फॉलोड पे, तो ऐसी फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास जो वर्क डन हो रहा है क्लोज पाथ के लिए वर्क डन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसी फील्ड को हम लोग क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड कहेंगे। क्लोज पाथ से क्या मुराद है, क्लोज पाथ से बेसिकली हमारे पास मुराद है सर्कल, क्योंकि सर्कल में बॉडी जहाँ पे चलती है वो उसी जगह पे एक टाइम के बाद वापसी आ जाती है, इसीलिए हम लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो सर्कल होता है उसका वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। सो द फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज बेसिकली 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, साउंड वेव्स आर, देखो हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल मूव करें, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल मूव करें। ना लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास बेसिकली साउंड वेव्स होती हैं, और साउंड वेव्स में या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल मूव होते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से क्या मुराद है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से मुराद है कि वेव का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना जो है वही हमारे पास डायरेक्शन ऑफ या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहला रहा होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये कोई एक वेव है और ये हमारे पास जो वेव है वो राइट हैंड साइड पे या ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी ईस्ट की डायरेक्शन में या फिर राइट हैंड साइड पे वाइब्रेट करने लग जाएंगे तो इसको बेसिकली हम लोग कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमारे पास जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। ओके, तो साउंड वेव्स कैसी वेव्स हैं, साउंड वेव्स हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और साउंड वेव्स को हमारे पास जो मीडियम है वो चाहिए होता है। साउंड वेव्स को हमारे पास जो मीडियम है वो चाहिए होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के लिए, तभी हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। और किसी भी चीज़ की फंडामेंटल क्वांटिटी पता लगाने के लिए उस चीज़ के यूनिट्स का होना जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करें SI यूनिट में, तो SI यूनिट में हमारे पास कुल मिला के जो हैं वो 7 क्वांटिटीज़ हैं, और बाकी सारी जो क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे फोर्स पढ़ते हो आप, वेलोसिटी पढ़ते हो आप, एक्सीलरेशन पढ़ते हो आप, वो सारी की सारी हमारे पास इन्हीं 7 से मिलकर बनती हैं। ओके, तो इन 7 में हमारे पास जो मास है वो मौजूद होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ I, J and K आर द यूनिट वेक्टर्स देन I डॉट J, I डॉट K एंड J डॉट K। देखो ये I, J, K हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स का काम बेसिकली हमारे पास ये होता है, ये कोई भी जो गिवन वेक्टर होता है, कोई भी जो गिवन वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन को पता लगाना हमारे पास जो है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हमारे पास किसका काम होता है, यूनिट वेक्टर्स का काम होता है। ओके, और हर वेक्टर का हमारे पास जो है वो यूनिट वेक्टर मौजूद होता है। अब हमारा स्टैंडर्ड है कि हमारे पास जो I यूनिट वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस की डायरेक्शन को, हमारे पास जो J यूनिट वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस की डायरेक्शन को, और हमारे पास जो K यूनिट वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास z एक्सिस की डायरेक्शन को। ओके,
ना अब हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है कि डॉट प्रोडक्ट का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ दैट इज़ ए डॉट बी इज विच इज़ इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, यह हमारे पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। अब डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है ना, वो देता है 0 डिग्री पे। यानी कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं, अगर हमारे पास दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं, अगर वो पैरेलल हमारे पास जो है वो लाई करते हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो अपनी कैसी वैल्यू देता है, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है। और अगर हमारे पास दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं, अगर हमारे पास दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं, अगर वो परपेंडिकुलर लाई करें, अगर वो परपेंडिकुलर लाई करें, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसी वैल्यू देगा, वो हमें देगा 0 वैल्यू। अब मेरे पास जो जो एक्सप्रेशन मेरे पास लिखी हुई है, इधर मेरे पास जो आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, और जो जे है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस की डायरेक्शन को। और हमारे पास जो एंगल होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वो हमारे पास 90 डिग्री होता है, और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो 90 डिग्री पे अपनी 0 वैल्यू देता है। सिमिलरली आई और के यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। तो उस केस के अंदर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो अपनी 0 वैल्यू देता है। एंड अगेन हमारे पास जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन दोनों के दरमियान का एंगल भी हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो उस केस के अंदर भी हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो अपनी कैसी वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। तभी इसका हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। Now question number 6. A fast moving train suddenly stops passenger sitting inside the train. Suddenly moves from their seat. This is due to, देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें पता लगाता है इनर्शिया के हवाले से। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें बताता है इनर्शिया के हवाले से। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया हमारे पास किसी भी बॉडी की एबिलिटी है, इनर्शिया हमारे पास किसी भी बॉडी की एबिलिटी है कि वो अपनी स्टेट के अंदर रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट से चेंज होना नहीं चाहती। तो ऐसी बॉडी की एबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे। अब लेट्स सपोज़ कि हमारे पास कोई बस है, ठीक है, या कोई ट्रेन है, उसके अंदर हमारे पास जो एक शख्स हैं वो ऐसे खड़े हैं, ओके, और ये हमारे पास बस के अंदर मौजूद है। अब जो मेरे पास बस है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऐसे मूव कर रही है, ओके, उसकी कुछ ना कोई वेलोसिटी होगी। लेट्स सपोज़ कि उसकी वेलोसिटी होगी मेरे पास 30 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो बस है वो 30 मीटर पर सेकंड से राइट हैंड साइड पे जो है वो मूव कर रही है। अब इसके अंदर हमारे पास जो शख्स हैं वो बस के अंदर खड़े हैं। अब अचानक क्या होता है? अचानक जो है हमारे पास जो बस वाले भाई हैं वो ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो बस के अंदर जो मौजूद भाई थे, जो खड़े हुए थे, वो आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो आगे की तरफ इसी वजह से जाते हैं क्योंकि हमारे पास इनर्शिया यहाँ पे अप्लाई होता है। इनर्शिया यहाँ पे ऐसे अप्लाई होता है कि हमारे पास जो भाई जो कि बस के अंदर खड़े हुए थे वो उसी वेलोसिटी से मूव हो रहे थे जिस वेलोसिटी से हमारे पास बस मूव हो रही थी, और उसी डायरेक्शन में हो रहे थे जिस डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो बस मूव हो रही थी। अब अचानक से अगर हमारे पास जो बस है अगर वो रुकेगी, लेकिन हमारी बॉडी की टेंडेंसी ये होगी कि हम उसी डायरेक्शन में मूव हों जिस डायरेक्शन में हम पहले मूव हो रहे थे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होती है उससे हम लोग कह रहे होते हैं दैट इज़ इनर्शिया। ये हमारे पास जो है वो इनर्शिया की एग्जाम्पल है। एक और हमारे पास इनर्शिया को इस तरह से डिफाइन किया जाता है दैट इज़ मास इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। इस तरह भी हम लोग जो है वो इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। देखो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? हमारे पास जो क्वांटिटेटिव है उसका मतलब ये होता है हमारे पास कि किसी भी चीज़ की आप जो है वो क्वांटिटी बता रहे हो, किसी भी चीज़ की आप जो है वो अमाउंट बता रहे हो, तो ऐसी चीज़ को हम लोग कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी है। तो सिमिलरली हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का हमारे पास जो इनर्शिया है वो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा।
तो ये हमारे पास मतलब होता है कि मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ इतना है कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उस बॉडी का हमारे पास जो इनर्शिया वो भी कितना होगा, वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा। ना क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टॉर्क व्हेन एंगुलर मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम 150 जूल अपॉन सेकेंड टू 15 जूल अपॉन सेकेंड इन 5 सेकेंड। देखो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का जो रिलेशन है ना, वो एक स्टेटमेंट से आता है, और वो स्टेटमेंट ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है वो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। ओके, सो अब हमारे पास जिस तरह का न्यूटन का सेकंड लॉ है, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम है उनका भी ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि फोर्स की जगह पे हमारे पास जो है वो टॉर्क आ जाता है, डेल्टा P की जगह पे हमारे पास डेल्टा L आ जाता है, और टाइम का टाइम हमारे पास जो है वो वैसा का वैसा आता है। क्योंकि हमारे पास एक माजी का MCQs है, और वो माजी का MCQs ये है कि हमारे पास जो फोर्स होती है, हमारे पास जो फोर्स होती है वो एनालॉगस होती है हमारे पास टॉर्क के, क्योंकि जो काम हमारे पास फोर्स लीनियर डोमेन के अंदर कर रही होती है, जो काम हमारे पास फोर्स लीनियर डोमेन के अंदर कर रही होती है, वही काम टॉर्क हमारे पास एंगुलर डोमेन के अंदर कर रहा होता है। जैसे कि हम जो बात जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स लगेगी तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। ये जो मैंने एक टर्म यूज़ करी है, जैसे हम लोग F लिखते हैं, F के नीचे हम लोग नेट लिखते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग नेट लिख रहे हैं ना, ये इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग। नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब ये होता है कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग। तो नेट फोर्स में हमारे पास जो नेट है वो यहीं से आया है, इसका मतलब ये कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग। ओके, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं और उन बहुत सारी फोर्सेस को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो फोर्सेस हैं, जो बची हुई फोर्स होती हैं, वो किसी बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन लेकर आती हैं। तो सिमिलरली हमारे पास टॉर्क की भी यही कहानी है कि हमारे पास जो टॉर्क होता है वो भी किसी भी बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन लेकर आ सकता है। ओके, तो ये था बेसिकली हमारे पास छोटा सा एक अदद सिनेरियो, ठीक है, जो कि माजी का MCQs है ना। टॉर्क विच इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ है वो हुआ है 15 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अगर आप 15 में से 150 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 135 और नीचे है आपके पास 5, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर दें। डिवाइड कैसे करेंगे कि आपके पास 135 अंदर जाएगा और 5 आपके पास जो है बाहर आएगा ना। 5 1 5 होता है, 5 2 10 होता है। ओके, तो 13 माइनस 10 आपके पास बचेगा 3 और 5 आपके पास ऐसे उतर जाएगा एंड 5 1 5, तो 5 7 आपके पास 35। सो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा होगा, इसका आंसर हमारे पास आ रहा होगा डेट इज़ माइनस का 27 न्यूटन डॉट मीटर, ये इसका आंसर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो वहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर C है वो इसका फिर राइट आंसर है। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम एंड हैविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर चेंजेस इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस R इन सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हमें जो है वो R की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम ये सारी की सारी बात जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी गैल्वानोमीटर है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये गैल्वानोमीटर है, ठीक है। अगर इस गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज़ में अगर मैं एक रेजिस्टेंस ज्वाइन कर लूँगा तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं मल्टीप्लायर, और इसका सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं RX। ओके, और जो मल्टीप्लायर होता है इसी को हम लोग हाई रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये पूरा का पूरा मेरे पास जो फंक्शन होता है, ये जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइटेड भी कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मेरे पास जो फंक्शन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग कह रहे होते हैं वोल्ट मीटर। और इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का, ओके, जो कि होता है डेट इज RX विच इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस का RG। और आपसे वो इस RX की ही वैल्यू पूछ रहे हैं, क्योंकि हम गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लगाते हैं।
ओके, सो हमें पता है कि जो वोल्ट मीटर की वैल्यू है वो हमें गिवन की हुई है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दैट इज़ 100 वोल्ट। हमें पता है जो कि करंट की वैल्यू है वो भी हमें गिवन की हुई है, और हमें पता है कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो भी हमें गिवन की हुई है। सो हमारे पास वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी है, 100 है। हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है, 10 मिली है। 1 मिली 10 रेज़ टू द पावर -3 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 माइनस का आरसी कितना हमारे पास 25 है। ओके, सो 10 1 से 10 होगा, और हमारे पास 10 10 होता है 100 के बराबर। तो ऊपर हमारे पास 10 है और नीचे हमारे पास है 10 की पावर -3 माइनस का 25। अब ये -3 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 माइनस का 25। अब अगर मेरे पास बेसिस सेम हो जाती हैं, तो पावर मेरे पास हो जाती है एड्स। तो 10 की पावर 4 माइनस का 25। 10 की पावर 4 का मतलब क्या, 10 की पावर 4 का मतलब है कि 1 के आगे 4 जीरो लगाने। ओके, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 1 के आगे 3 जीरो लगाने। सो 1 2 3 4, मैंने 1 के आगे 4 जीरो लगा लिए, ठीक है। अब है मेरे पास 25, अब इसको मैंने 25 से माइनस करना है, तो 5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, सॉरी ये मेरे पास 3 जीरो है, तो चौथा मेरे पास यहाँ पे जीरो आ गया। आई एम रियली सॉरी। 5 यहाँ पे और 2 मेरे पास यहाँ पे ना। अब जो है मुझे इनको करना है माइनस। अब इनको माइनस करने का सबसे आसान तरीका हमारे पास ये है, जो कि हम लोग प्राइमरी क्लास में करते थे, कि हमारे पास ऊपर बड़ा नंबर होना चाहिए, नीचे हमारे पास छोटे नंबर होने चाहिए, फिर ये माइनस हो सकते हैं। तो ये 1 है, ये बराबर में कैरी चले जाएगा, हो जाएगा ये खुद 10। ओके, अब ये 10 है, ये बराबर में कैरी जाएगा तो ये खुद बन जाएगा 9, और बराबर में जब 1 कैरी जाएगा तो बन जाएगा 10। अब ये 10 है, ये खुद बन जाएगा 9, बराबर में कैरी देगा तो बन जाएगा 10। अब ये जो 10 है, ठीक है, अब ये खुद बन जाएगा 9, और ये बराबर में जो है वो कैरी दे देगा, डेट इज़ 1, तो वो बन जाएगा डेट इज़ 10। नाउ 10 माइनस 5 मेरे पास 5 होता है, 9 माइनस 2 मेरे पास 7 होता है, और एक 9 ऐसे उतार दिया और एक 9 ऐसे उतार दिया। तो यानी कि इसका जो मेरे पास आंसर होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 9975 ओम, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी विच इज इक्वल टू माइनस का ए डॉट बी व्हेन एंगल इज। अब देखो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। हमारे पास जो ये फॉर्मूला आएगा। अब हमारे पास जो थीटा है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ओके, नाउ अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री होगा तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। अगर थीटा मेरे पास जो है वो 90 डिग्री होगा तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो अपनी 0 वैल्यू देगा। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास अगर डॉट प्रोडक्ट का एंगल अगर हमारे पास 180 डिग्री होगा तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू देगा। कैसी देगा, अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अगर मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का जो जिनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का जिनकी वैल्यू सेम है, अगर उनका आंसर मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं या तो वो एंटी पैरेलल लाई कर रहे होंगे कुछ इस तरीके से, और जब मेरे पास वेक्टर्स एंटी पैरेलल लाई करते हैं तो उनके दरमियान का एंगल मेरे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, ये आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि मैंने जो एंगल मेजर करा है ना, वो उन दोनों की टेल्स के साथ मेजर करा है। तो अगर मैं एंगल मेजर करूँगा उन दोनों की टेल के साथ, तो इस एंगल को मैं नाम दूंगा म्यूचुअल एंगल का। किसका नाम दूंगा, मैं इस एंगल को नाम दूंगा म्यूचुअल एंगल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी। अब देखो अगर मुझे किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिखनी है तो डायमेंशन लिखने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होता है ना, वो हमारे पास होता है कि आपको उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब जो मेरे पास फॉर्मूला होता है प्रेशर का, वो क्या होता है, दैट इज़ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, नाउ दूसरा स्टेप क्या होता है, अगर आपने फॉर्मूला लिख लिया, दूसरा स्टेप मेरे पास ये होता है कि आप क्या करें, आप उन गिवन फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट लिखें। क्या लिखें, आप उन गिवन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखें। तो फोर्स का मेरे पास जो ऐसा यूनिट होता है वो चलता है न्यूटन, और एरिया का मेरे पास जो ऐसा यूनिट होता है वो चलता है मीटर स्क्वायर। ओके, तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम आप ये करेंगे कि आप चेक करें कि हमारे पास जो ये यूनिट है ये ड्राइव यूनिट से मिलकर तो नहीं बना। ओके, अब हम सारी बात जानते हैं कि हमारे पास जो न्यूटन है वो एक अदर
हमारे पास जो कोई भी यूनिट है, ठीक है, आप उसको चेक करें कि ये हमारे पास बेस यूनिट से मिलकर तो नहीं बना। हम ये वाली बात जानते हैं कि हमारे पास जो न्यूटन है वो बेस यूनिट से मिलकर बनता है, और बेस यूनिट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इससे मिलकर हमारे पास जो है यूनिट बनता है, न्यूटन बनता है, ठीक है। और मीटर स्क्वायर हमारे मीटर स्क्वायर से मिलकर ही बनता है। ओके, देन फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करें, फिर आप उनके लिखें सिंबल्स। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप ये है कि फिर आप उनके लिखें सिंबल्स एंड देन फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है कि m की पावर 1 ऊपर है और m की पावर 2 नीचे है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी और मेरे पास हो जाएगा दैट इज़ केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर, ठीक है। अब ये बन जाएगा मेरे पास दैट इज़ केजी मल्टीप्लाई बाय मीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड की पावर माइनस का 2। ओके, तो केजी के लिए मेरे पास जो डायमेंशन यूज़ होती है, केजी के लिए मेरे पास जो डायमेंशन यूज़ होती है वो होती है कैपिटल M। मीटर इनवर्स के लिए मेरे पास जो डायमेंशन यूज़ होगी वो बनेगी L की पावर माइनस का 1, और सेकेंड की पावर माइनस 2 के लिए मेरे पास जो डायमेंशन यूज़ होगी वो होगी दैट इज़ T की पावर माइनस का 2। ना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।